चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्या है, ये क्या चीज है, ग्लास स्लैब है। क्या है? ग्लास स्लैब। और मैं अगर इसको बोलूं कि यहां पर अगर कोई रे आ रही है तो यहां पर रिफ्रैक्शन होगा, और यहां पर टकराएगी, फिर यहां पर फिर क्या होगा, फिर आपका रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है? 2 बार हो रहा है। रिफ्रैक्शन आपका 2 बार हो रहा है। प्रिज्म में भी कुछ इसी तरह का ही होता है। देखो ये आपकी प्रिज्म है, यहां पर रे ऑफ लाइट आई और यहां पर क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहां पर क्या हो गया, फिर रिफ्रैक्शन हो गया, फिर आपका क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। बिल्कुल शांत हो जाइए, बातें नहीं। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। ठीक है, तो यहां पर जो दो सरफेस हैं जिनसे रिफ्रैक्शन हो रहा है, जो दो सरफेस है जिनसे रिफ्रैक्शन हो रहा है, दे आर नॉट पैरेलल, दे आर नॉट पैरेलल। वो किसी एंगल पर है, वो किसी एंगल पर है। और दिस इज द कंडीशन ऑफ प्रिज्म, दिस इज द कंडीशन ऑफ प्रिज्म, कि अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है दो पॉइंट पर, क्या या दो सरफेस से क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, बट वो दोनों सरफेस क्या होनी चाहिए, पैरेलल नहीं होनी चाहिए, पैरेलल नहीं होनी चाहिए, किसी सरफेस से ही होना चाहिए। तो ये वाला आपका प्रिज्म है और ये वाला प्रिज्म नहीं है, बट है भी। ये प्रिज्म है, बिहेव करेगा प्रिज्म की तरह। कब करेगा? तब करेगा बच्चों जब यहां रे ऑफ लाइट आई और ये ऑफ लाइट आके यहां पे गई, फिर यहां से यहां पे गई। तो अब ये और ये वाली सरफेस क्या है, पैरेलल है? नहीं है, किसी एंगल पे है। यहां से रे ऑफ लाइट, जरूरी इधर से निकल जाए, रे ऑफ लाइट आई, ये भी क्या है, रिफ्रैक्टिव सरफेस। ये मीडियम चेंज हुआ, ये मीडियम कुछ और, ये मीडियम कुछ और, ये भी क्या होगा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो क्वेश्चन हो सकता है, ए ग्लास स्लैब कैन बिहेव एज अ प्रिज्म, ए ग्लास स्लैब कैन बिहेव एज अ प्रिज्म फॉर द गिवन इंसिडेंट रे। अगर इंसिडेंट रे आपकी इस तरह की होगी तो उसको हम क्या बोल देंगे, जो ग्लास स्लैब है वो कैसा बिहेव कर रही है, प्रिज्म की तरह बिहेव कर रही है। किसकी तरह बिहेव कर रही है, प्रिज्म की तरह बिहेव कर रही है। तो प्रिज्म जो होता है जरूरी नहीं कि उसका शेप कैसा हो, ऐसा हो, ऐसा शेप हो, जरूरी नहीं है। ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए, और फ्लैट भी हो सकता है और वो कर्व भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है, वो कर्व भी हो सकता है। तो लिख लो, प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम which is bounded by any number of surface, which is bounded by any number of surface and it can be flat or curved, and it can be flat or curved, and it can be flat or curved। ठीक है, एक दो लाइन इसमें लिख लीजिए, समझिए कि प्रिज्म की टर्मिनोलॉजी है। ये कोई मान लीजिए प्रिज्म है, तो देखो हो क्या रहा है, यहां पर रिफ्रैक्टिव रे आई तो यहां पर ये नॉर्मल से क्या होगा, नॉर्मल की तरफ मान लो झुकी। ठीक है, यहां पर रिफ्रैक्टिंग रे आई तो फिर इसके यहां पर नॉर्मल, और यहां पे मान लो कि ये ऐसे चली गई। ठीक है, तो ये जो रे है ये क्या है, इंसिडेंट रे। ये क्या है, इंसिडेंट रे। और इसको बोलते हैं इमर्जेंट, क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। और ये जो एंगल, जो दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो एंगल बनाती हैं, ए को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म, ऑफ प्रिज्म। देखो इस वाले एंगल को बोलते हैं I1, इसको बोलते हैं R1, और यहां पर इसको R2 बोलते हैं, और जिस एंगल पे निकलती है उसको क्या बोलते हैं, I2। क्या बोलते हैं, I2। ये I1 और ये R1 और ये R2 और ये I2 नॉर्मल से है। एंगल कहां से ले रहे हैं, नॉर्मल से। एंगल कहां से ले रहे हैं, नॉर्मल से। ठीक है, नॉर्मल से ही लेते हैं हमेशा। ठीक है, अभी उसको बनाएंगे अच्छे से। जो ये दोनों सरफेस हैं, ये दोनों सरफेस हैं, ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस, ये दोनों कैसी हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। कैसी हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस।
ये दोनों हैं आपकी रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और ये तो हमको दिखता है, एक्चुअल में होता क्या है, कुछ इस तरह का होता है। प्रिज्म कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है। तो ये इसकी क्या है, अपर सरफेस है, ऐसे लंबा सा होता है और एक ऐसे दिखाई देता है। इसकी अपर सरफेस दिखाई देती है तो हम ऐसे करते हैं, एक्चुअल में तो ऐसे बड़ा सा होता है ना, स्लैब टाइप का 3D फिगर है। तो ये है एक्चुअल में, ठीक। तो इसको बोलो कि ये दोनों जो एजेस हैं, ये दोनों एजेस, मतलब एक एज इधर होगी और एक एज इधर होगी, ये वाली और इधर वाली ना, ये दोनों क्या होंगी, रिफ्रैक्टिव एज होंगी। क्या होंगी, रिफ्रैक्टिव एज। और इसको बोल देंगे हम, इसको बोल देंगे कि ये है प्रिंसिपल सेक्शन। क्या है, प्रिंसिपल सेक्शन, नाम है केवल जो इसकी, प्रिंसिपल सेक्शन। और रिफ्रैक्टिंग एज तो आपने लिखा ही, 3D में भी लिख लीजिए। तो इसको रिफ्रैक्टिंग एज बोल देंगे। क्या बोल देंगे, रिफ्रैक्टिंग एज। ठीक है। फिर लिखिए, एक नोट करके लिखिए, नोट, इफ टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस आर पैरेलल, if two refracting surfaces are parallel, if two refracting surfaces are parallel, then they do not form a prism, then they do not form a prism, then they do not form a prism. नेक्स्ट लाइन से, फॉर ए प्रिज्म, फॉर अ प्रिज्म रिफ्रैक्टिंग सरफेस शुड बी, फॉर अ प्रिज्म रिफ्रैक्टिंग सरफेस शुड बी एट सम एंगल, एट सम एंगल, रिफ्रैक्टिंग सरफेस शुड बी एट सम एंगल। उसके बाद ये वाला बना लेना, यहाँ पर ग्लास स्लैब है, ये ऐसे गई, लेकिन अगर एक रे ऐसे आ रही है और ये ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके लिए कैसे बिहेव करेगा, प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा, इसके तरह बिहेव नहीं करेगा। तो लिख लो, ग्लास स्लैब कैन बिहेव लाइक अ प्रिज्म, ग्लास स्लैब कैन बिहेव लाइक अ प्रिज्म। ग्लास स्लैब भी प्रिज्म की तरह बिहेव कर सकती है। ठीक है, ओके। ग्लास स्लैब कैन बिहेव लाइक अ प्रिज्म। चलो, छोटी छोटी बातें और कर लें हम लोग। कोई नई बात नहीं है, पता है आपको। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो गया, ए हो गया, और आपकी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, और प्रिज्म के फॉर्म होने के लिए दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस किसी एंगल पर होनी चाहिए। पैरेलल होगा तो उसको हम प्रिज्म नहीं कहेंगे, ठीक है। और पैरेलल अगर इस तरह का ग्लास स्लैब है तो ये वाले के लिए प्रिज्म नहीं है, इस वाले के लिए प्रिज्म की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये जो दोनों सरफेस है वो कैसी हैं, एंगल पर है, 90 डिग्री पर है। तो कैसे बिहेव करेगी, प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा। अब हेडिंग डालिए, एंगल ऑफ डेविएशन, हेडिंग डालेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। तो मान लीजिए कि कोई ये है और यहां पे गए, उसके बाद ये नॉर्मल और ये, तो ये जो इस एंगल को मैं बढ़ा दूं और यहां पर इसको मैं बढ़ा दूं, तो ये जो एंगल आएगा इसी को बोलेंगे क्या, एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या हुआ, एंगल ऑफ प्रिज्म। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे
इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। तो फाइनल डेविएशन तो यही है ना, ये रे आ रही है, कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है, फिर ये रिफ्लेक्ट हुई, फिर ये फाइनली निकली, इमर्जेंट हो गई, इमर्जेंट रे है। तो इंसिडेंट और इमर्जेंट के बीच में एंगल कितना है, डेल्टा है, तो उसको क्या बोलेंगे, डेविएशन। भाई ये जो रे आ रही है कितने डेविएशन हो गया, इसको डेल्टा से ये डेविएट हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। लिख लो, इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड एमर्जेंट रे, इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड एमर्जेंट रे, it is the angle between incident and emergent ray। चलिए आगे चले बच्चों। चलें चले आगे, चलो अब थोड़ा अच्छा साफ सुथरा बनाएंगे, बड़ा सा बनाएंगे इसको, आप लोग भी अच्छे से बनाइए। देखिए बात समझिए, अगर हमारे पास रे आ रही है ऐसे, अगर ऐसे आ रही है रे, तो पहले तो नॉर्मल बनाऊं, पहले क्या बनाऊं, नॉर्मल। तो यहां पर नॉर्मल बनाया, और इस नॉर्मल से जो एंगल है उसको क्या बोल दूं, I1। एंगल कहां से लिया जाता है हमेशा ही, नॉर्मल से, ध्यान है। उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होगी मान लो, तो मान लो ऐसे चली गई, और ये जो एंगल है इसको मैं बोलता हूं, ये वाला एंगल, इस एंगल को मैं नाम देता हूं R1। क्या नाम देता हूं, R1। अब ये रे आके यहां पर टकराई, तो फिर मैं क्या बना दूं, नॉर्मल। क्या बना दूं, नॉर्मल। तो ये जो एंगल है इसको बोलता हूं R2। क्या बोलता हूं, R2। और ये क्या कर गई, ये आपकी रिफ्लेक्ट हो गई, तो अब ये एंगल बना, तो ये एंगल टोटल कितना, I1। अरे एंगल सही है, देख लो, हाँ I2। क्या बना, I2। देख लो नॉर्मल से बनाया है, सही है। ये नॉर्मल से I1, ये R1, ये R2, ये I2। अब मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहता हूं, इसको मैंने एक्सटेंड किया, और इसको भी मैंने क्या, इसको भी मैंने एक्सटेंड किया, तो ये एंगल आया, क्या आया, ये एंगल, ये क्या है, डेल्टा। ये कौन सा एंगल है, डेविएशन। तो ये एंगल अगर है डेविएशन का, ठीक है, तो और ये एंगल कितना है बच्चों, ये एंगल है ए, ये एंगल कितना है ए। अब देखो ये जो टोटल, ये नॉर्मल है ना, तो टोटल एंगल कितना, 90 डिग्री। तो और ये एंगल कितना, ये टोटल एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना अंदर का, 90 माइनस I1। ये हाँ ये एंगल हो जाएगा क्या, 90 माइनस R1। और ये टोटल 90, तो ये एंगल कितना, 90 माइनस R2। इसको कह देते हैं PQR, ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR। A प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 बराबर कितना, 180 डिग्री। भाई एंगल तीनों सम क्या होगा ट्रायंगल का, 180 डिग्री। तो A माइनस ये 90 90 कितना, 180 180 कैंसिल, A माइनस R1 माइनस R2 बराबर 0। तो आपको पहला फॉर्मूला पता चला, A बराबर क्या, R1 प्लस R2। जो एंगल ऑफ द प्रिज्म है वो दोनों R1 और R2 के सम के बराबर है, R1 R2 के सम के बराबर है। क्या इतनी बात समझ में आई, अरे इतना समझ में आया तो आगे बढ़ूं, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब बात और समझिए,
देखो बच्चों, ये अगर हमारा है R1, तो रुको एक मिनट, देखो बच्चों समझो, ये जो I1 है और R1 है, ये I1 और ये R1, तो ये एंगल कितना, I1 माइनस R1। ये अगर I1 और ये R1, तो ये कितना, I1 माइनस R1, पूरा नहीं, ये बात समझो, ये I1 तो ये टोटल I1, और ये कितना R1, तो ये कितना I1 माइनस R1, इसको मैं बोलता हूं del1, del1 बराबर I1 माइनस R1। ठीक है, अब देखो, ये I2, ये टोटल I2, तो ये भी टोटल कितना I2, तो ये कितना del2 बराबर I2 माइनस R2। अरे बात सही है। फर्स्ट इंसिडेंट रे में कितना, जो रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट ये रे आ रही है, इसमें कितना डेविएशन हुआ, I1 माइनस R1। दूसरे में कितना हुआ, I2 माइनस R2, तो नेट डेविएशन कितना, नेट डेविएशन कितना, डेल बराबर del1 प्लस del2। एक और तरीके से समझ सकते हो, ये वाला एंगल आ गया, ये वाला एंगल आ गया, और ये क्या है, नेट डेविएशन, तो आउटर एंगल अंदर के दोनों एंगल के सम के बराबर होता है, वहां से भी आ गया। और वरना पहली रे में कितना डेविएशन, फिर दूसरे में कितना डेविएशन, तो नेट डेविएशन कितना, दिस प्लस दिस। चाहे ऐसे कर लो, चाहे ट्रायंगल से कर लो, बात एक ही है। फाइनल रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट। ज्योमेट्री में पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, लेकिन जो उसका फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपको याद रखना है, मेमोराइज करना है। ये समझ में आया कि नहीं आया, आया, ठीक है। ज्योमेट्री ढंग से बना रहोगे तो ही हो पाएगा बच्चों। अब ये अगर आ गया तो डेल बराबर क्या लिख लो, I1 माइनस R1, और ये क्या प्लस I1 I2 माइनस R2, ये हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। और R1 प्लस R2 तो कहीं देखा देखा लग रहा है, I1 प्लस I2 माइनस, ये किसके बराबर हो गया, डेल के बराबर हो गया, किसके बराबर होगा, डेल के। ये आपका क्या है, डेविएशन है, कितना, नेट डेविएशन। इसको डेल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। चलिए यहां तक आइए, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखेंगे। एंगल ऑफ द प्रिज्म ए बराबर R1 प्लस R2, डेविएशन बराबर I1 प्लस I2 माइनस ए। ठीक है, ये फॉर्मूले याद रखने हैं, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। चलें आगे, पहुंचे यहां तक, चलो फिर आगे चलते हैं।
अब देखिए स्नेल्स लॉ, कौन बताएगा मुझे स्नेल्स लॉ? बताओ वैभव, बताओ बेटा, व्हाट इज द स्नेल्स लॉ? स्नेल लॉ क्या है? बोलो। भूल गए? बताओ, कौन बताएगा? बताओ गौरव, तुम बताओ बेटा, स्नेल लॉ बताओ। स्नेल लॉ कितना बेटा? बताओ, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ जो नए हो। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? अलीशा। हाँ बताओ बेटा, कैसा बता रहे हो? सही से बताओ, जो मैंने पढ़ा है वो बताओ, जो आपने पढ़ा है वो नहीं। म्यू वन साइन थीटा वन बराबर म्यू टू साइन थीटा टू। आई आर डी के टर्म में मत याद करो, कंफ्यूज हो गए। म्यू वन साइन थीटा वन बराबर म्यू टू साइन थीटा टू। म्यू वन जिस मीडियम से गए और म्यू टू जिस मीडियम में जा रहे हैं। ठीक है, यही तो है स्नेल्स लॉ। और कहीं पे भी हम लगा सकते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ हम क्या कर सकते हैं? हर जगह पे लगा सकते हैं जहां पे भी रिफ्लेक्शन हमारा हो रहा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कराया था जमाने पहले, 3-4 दिन पहले ही कराया था, याद है ना? चलो यहां तक आ गए बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? सब ज्योमेट्री का खेल है। अगर यहां तक आ गए तो चलिए पहली सरफेस पे हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ आपसे कहता है कि म्यू वन साइन थीटा वन बराबर म्यू टू साइन थीटा टू। इसी फॉर्म में याद रखिए, साइन थीटा वन अपॉन साइन थीटा म्यू टू म्यू वन, ये सब नहीं। म्यू वन साइन थीटा वन बराबर या म्यू साइन थीटा बराबर क्या? कांस्टेंट। म्यू साइन थीटा बराबर कांस्टेंट हम लोग ने पढ़ा था। अब चलो इस पे लगाते हैं, पहले वाले पे लगाते हैं। तो आप लोग अपने आप से बोलिए, ये एयर है, ये म्यू है, और यहां पर भी क्या है? एयर है। बोलो, अब बोलो क्या होगा? वन साइन, बोलो, आई वन बराबर म्यू साइन, बोलो, आर वन। कितना? आर वन। अब चूंकि प्रिज्म है बहुत ही छोटा है, इस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बहुत ही छोटा है, तो हम कह देंगे कि साइन थीटा बराबर थीटा। तो साइन आई वन बराबर आई वन, तो आई वन बराबर क्या? म्यू आर वन। ठीक है, एक फॉर्मूला यहां से आ गया। अब दूसरे वाले पे रिफ्लेक्शन पे जाओ, दूसरे पे बोलो क्या होगा? बोलो क्या होगा? अगर मैं इस पे स्नेल्स लॉ लगाऊं तो क्या होगा? म्यू साइन आर टू बराबर वन साइन आई टू। फिर वही कहानी, साइन थीटा बराबर थीटा, तो क्या होगा? म्यू आर टू बराबर क्या? आई टू। तो यहां से आई टू बराबर क्या? म्यू आर टू। आई टू बराबर क्या? म्यू आर टू। आई वन बराबर म्यू आर वन, आर टू बराबर म्यू आर टू। लिखो, ये हमने क्या लगाया? स्नेल्स लॉ। क्या लगाया? स्नेल्स लॉ लगाया। पढ़ोगे नहीं घर जाके तो क्लास करने से कोई फायदा नहीं है। पढ़ो। चलिए आगे चलें। बस हम लोग फॉर्मूले निकाल रहे हैं, फॉर्मूले पे पहुंच रहे हैं हम लोग। चलिए आगे चलें बच्चों, हो गया? नोट हो गया? ठीक है, अगर ये हमें पता है
तो एक फॉर्मूला मैंने अभी आपको निकाला था एंगल ऑफ डेविएशन का, क्या फॉर्मूला था याद दिलाइए। डेल बराबर क्या निकाला था, डेल बराबर I1 प्लस I2 माइनस ए। अब I1 बराबर क्या आ गया, म्यू R1, ये क्या आ गया, म्यू R2 माइनस ए। यहां से म्यू कॉमन तो क्या आ गया, R1 प्लस R2 माइनस ए, और R1 प्लस R2 क्या, ए, तो म्यू ए माइनस ए, तो यहां से ए कॉमन क्या, म्यू माइनस 1, ये किसके बराबर, डेल। और ये फॉर्मूला शायद आप लोगों ने कभी देखा हो, पढ़ा होगा तो देखा होगा, डेल बराबर क्या, डेल बराबर इसको लिखते हैं म्यू माइनस 1 इंटू ए, जहां पर ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, और ये क्या आ गया, डेविएशन एंगल, क्या आ गया, एंगल ऑफ डेविएशन या डेविएशन एंगल। व्हाट इज डेल, एंगल ऑफ डेविएशन। तो सारी कहानी इसी के लिए थी कि इसको हम कैसे खोजें, और यहां पर ए क्या, एंगल ऑफ प्रिज्म, और किसकी वैल्यू बराबर क्या होती है, R1 प्लस R2। क्लियर है, चलिए बच्चों आगे चलें। हो गया, यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखो, लिखो व्हाट इज द कंडीशन, लिखो कंडीशन टू फाइंड मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, कंडीशन टू फाइंड, कंडीशन टू फाइंड मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। देखो डेल बराबर होता क्या है, ओरिजिनली क्या होता है, I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 माइनस I1 प्लस I2 माइनस ए लिखते थे ना, ए बराबर R1 प्लस R2। देखो इसका डेरिवेशन नहीं करना है, केवल डायरेक्ट समझिए कि जो मिनिमम एंगल ऑफ क्या होगा, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा किसी भी, कोई भी अगर आपका इक्वेशन दिया हुआ है, उसका मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो कैसे करते थे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर डी वाई बाई डी एक्स को किसके बराबर करेंगे, जीरो के, फिर पॉइंट निकालेंगे, फिर डी टू वाई बाई डी एक्स टू रखेंगे, उस पर देखेंगे पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आएगा वहां पे मिनिमा, नेगेटिव आएगा वहां पे मैक्सिमा। ये करते थे ना कहानी, तो वो कहानी यहाँ पे नहीं करेंगे। ये है कि अगर ये कहां पर होगा, ये कहां पर होगा, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसमें हम जैसे मेन है कि दिस और इंसिडेंट एंगल का भी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो डी डेल अपॉन डी आई बराबर जीरो के बराबर करेंगे, तो पुट करेंगे तो इसमें एक वैल्यू हमारी आएगी, जो वैल्यू आएगी I1 बराबर I2 बराबर I1 I2 क्या होंगे आपके बराबर होंगे, तभी आपका क्या होगा मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम कब होगा, जब I1 और I2 दोनों क्या हो, बराबर हो, I1 I2 दोनों क्या हो, बराबर हो, तभी आपका मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ये यहीं से आएगा, लेकिन इसको करेंगे नहीं, नॉट इन अवर सिलेबस। कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे सिलेबस में इंटरेस्टेड हम लोग नहीं है। अगर I1 बराबर I2 ये हो गया, तो आप देख सकते हो कि क्या हो जाएगा, I1 बराबर क्या होता था, म्यू R1, और I2 बराबर क्या होता था, म्यू R2। तो यहां से आप देख रहे हैं कि R1 बराबर R2 भी हो जाएगा, R1 बराबर R2 बराबर कोई सपोज दैट R, क्या मान लिया R। तो डेल की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, डेल की मिनिमम वैल्यू क्या होगी बच्चों बताओ, I1 I2 किसके बराबर है, I के बराबर है, 2I। ये किसके बराबर, R के 2R, तो क्या हो जाएगा 2I माइनस R। ठीक है, ये डेल मिनिमम की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है डेल मिनिमम। डेल मतलब क्या, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, और इसको किसी और टर्म में लिख सकते हैं। देखो इसी का मैनिपुलेशंस है, इसको लिख लो तब करता हूं, इतना लिख लो।
2i माइनस आर। अब देखो, इसी को मैं लिख सकता हूं, इसी को मैं लिख सकता हूं जैसे 2i माइनस 2r है ना, तो डेल मिनिमम बराबर 2i माइनस 2r मतलब a, 2r मतलब क्या है, a ही तो है, ठीक है। तो यहां से हम i निकाल लें, i निकालेंगे तो डेल मिनिमम प्लस a अपॉन कितना, अपॉन 2, ये क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, क्या आ जाएगा, a। ये एंगल क्या है, a, और a क्या होता है, r1 प्लस r2, और r1 r2 दोनों कितना दिया है, r, तो r प्लस r बराबर क्या, a, तो r बराबर क्या, a बाई 2, r बराबर क्या, a बाई 2, r बराबर क्या, a बाई 2। अब मान लो कि ये सब कंडीशन हमको दी हुई है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म पूछा गया है, क्या पूछा गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। तो कैसे निकालेंगे, स्नेल्स लॉ लगा देंगे, कहां पे, फर्स्ट सरफेस पे, फर्स्ट सरफेस या सेकंड कहीं पे निकालो, पहले पे लगाओगे तो क्या होगा, म्यू 1 साइन थीटा 1 बराबर म्यू 2 साइन थीटा 2, तो म्यू 1 बराबर क्या, 1, साइन थीटा 1 बोलो कितना, साइन i1, और i1 बराबर भी क्या, i, चलो अभी i1 लिख लो, बराबर म्यू 2 बराबर म्यू, और साइन थीटा 2 क्या, r1, तो ये हो गया साइन i बराबर म्यू साइन r, तो म्यू बराबर क्या, साइन i अपॉन साइन r। क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ध्यान रखिए, म्यू बराबर साइन i अपॉन आई आर। अच्छा i की वैल्यू निकाल ली, r की वैल्यू a बाई 2 निकाल ली, तो क्या म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, भाई i की वैल्यू निकाली ना यहां से, डेल मिनिमम बराबर 2i माइनस a, i बराबर दिस अपॉन दिस, ठीक है, यहां से आ गया तो म्यू भी निकाल सकते हैं, निकल जाएगा। सवाल आते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर, ठीक है। अगर ये है तो हम क्या लिखें, इसको मैं डाल दे रहा हूं, ये तो पता ही आपको, इसका मतलब म्यू बराबर क्या है, म्यू बराबर साइन ऑफ व्हाट, डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। इतना भयंकर सा फॉर्मूला है, बट याद नहीं रखना है, समझ के करेंगे सवाल हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको छोटी छोटी चीजें पता हैं तो हो जाएगा। इसमें किया ही क्या, मैंने स्नेल्स लॉ लगा दिया है ना, और दूसरी चीज क्या किया है, डेल मिनिमम बराबर ये होता है, और आपको पता है कि मिनिमम तब होगा जब इंसिडेंट एंगल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, i1 i2 दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, और डेल बराबर क्या, i1 प्लस i2 माइनस r1 प्लस r2, ठीक है। सारी चीजें पता है तो जोड़ जाड़ के आप सवाल निकाल लेंगे। भाई ऐसे थोड़ा ना कि अब इसको याद करो, प्रोसेस समझ लो, प्रोसेस समझ के तो चीजें कर ले जाओगे अपने आप ना, फॉर्मूले नहीं याद रखेंगे, समझ के करेंगे। अच्छा इसमें हमें क्या समझ में आया कि डेल का क्या है, डेल की एक मिनिमम वैल्यू मिल रही है, डेल की क्या है, एक मिनिमम वैल्यू बन रही है, तो फिर इसका ग्राफ कैसे होगा, इसको बनाओ फिर कराते हैं। भाई ग्राफ इसका क्या होगा, ग्राफ इसका कुछ ऐसे ही होगा, मिनिमम वैल्यू ये, तभी तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी, अगर मैं ऐसे कर दूंगा तब ये तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी, मतलब ग्राफ कैसा होगा, इस तरह से होगा, तभी तो मिनिमम वैल्यू मिल रही है। मिनिमम वैल्यू मिलने के लिए नीचे आना जरूरी है, स्लोप पॉजिटिव से ये होता था, याद आया, यहाँ ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव है तो क्या होगा, मिनिमम हो गया। अरे याद आया, पढ़े होगे तो ही याद आएगा, मैक्सिमम मिनिमम कराया था ना। तो स्लोप यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर स्लोप निगेटिव, तो पॉजिटिव से निगेटिव स्लोप हो रही है, पॉजिटिव से निगेटिव स्लोप हो रही है,
स्लोप का रेट ऑफ चेंज क्या है, निगेटिव, तो वहां पे क्या होगा, मैक्सिमा। और यहां पर निगेटिव स्लोप है, यहां पे पॉजिटिव स्लोप है, तो स्लोप का रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव, तो क्या होगा, मिनिमा। क्योंकि स्लोप यहाँ, अच्छा स्लोप यहाँ पे निगेटिव कैसे, क्योंकि tan थीटा, थीटा कितना मोर देन 90 डिग्री, तो tan थीटा क्या नेगेटिव, तो यहां पर स्लोप नेगेटिव, यहां पर स्लोप पॉजिटिव, तो स्लोप का रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव, dy बाई ds का रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव, dy बाई ds का रेट ऑफ चेंज क्या होता है, d2y बाई dx2, तो d2y बाई dx2 निकालोगे तो क्या आएगा, मिनिमम आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब फंक्शन की कौन पोजीशन पे है, फंक्शन मिनिमम पोजीशन पे। अरे कुछ याद आ रहा, थोड़ा बहुत याद आ रहा है, पढ़ाया था बहुत पहले, जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा होगा वही जान पाएंगे, मतलब पढ़े होगे तो सब लोग जान जाओगे, लेकिन बातों में मैच करना, मतलब मेरे पढ़ाने का तरीका यही है। चलिए हो गया, चलिए कर लेंगे, समझ में आ गया। अच्छा बस एक ग्राफ और इसका बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ग्राफ है। ग्राफ इसका कैसा आएगा, मान लो ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो कुछ ऐसे ग्राफ होगा इसका, यहां पर इसकी क्या होगी, इस वाले पॉइंट पर इसकी वैल्यू होगी डेल मिन, क्या होगी, डेल मिन। ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, लिख लो। तो इसका कुछ ऐसे ग्राफ होगा, एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ, कहां कहां कहां, ये आई है, आई एंगल ऑफ इंसिडेंट बोल तो रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। एक बात और समझो, सब थ्योरिकल ही है, जब आपका मिनिमम डेविएशन की कंडीशन होगी तो I1 I2 क्या होंगे, बराबर होंगे, I1 I2 क्या होंगे, बराबर होंगे। तो रे कैसी जाएगी, रे ऐसे जाएगी, देखो रे आपकी कुछ ऐसे जा रही होगी, यहां पर रे गई, उसके बाद ये आपका परपेंडिकुलर, फिर ये रे गई और ये परपेंडिकुलर, उसके बाद यहां पर, तो ये जो रे है, ये वाली रे और इसका जो बॉटम है, ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, क्या होंगे, पैरेलल होंगे। नोट कर लीजिए बस इसको, कि एंगल फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, ज्योमेट्री से प्रूफ भी कर सकते हो, इसको देख लेना, ये जो एंगल आ रहा है, ये आई आ रहा है, I1 आ रहा है, ये R1 आ रहा है, ये एंगल कितना आ रहा है ना, इन सब पे करके आप प्रूफ भी कर सकते हो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए कि अगर आपका मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ना, बात समझो, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाए, तो ये नॉर्मल से जितना एंगल पे आ रहा है उतने एंगल पे जाएगा, तो जितना रिफ्लेक्शन ये, अच्छा म्यू क्या है, सेम, तो जितना ये इधर करेगा, ठीक है, इसको इधर करेगा उतना ही ये इसको इधर करेगा, तभी तो होगा। तो ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल होगी, ये इसके पैरेलल आ जाएगी, ठीक है, ज्योमेट्री से समझ भी सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, समझ लो बस। ए एंड बी फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर, ये ए है लाइन और ये है बी, A and B should parallel to each other for minimum angle of deviation, for minimum angle of deviation. हो गई बात खत्म। चलो लिखो कंडीशन फॉर नो इमरजेंस, हेडिंग डालिए कंडीशन फॉर नो इमरजेंस। ये है और यहां पर कोई रे आ रही है, रे आ रही है तो ये रिफ्लेक्ट होके जा रही है।
अब ये रिफ्लेक्ट होके जा रही तो फिर तो वापस जाएगी, लेकिन ये कह रहे हैं कि कंडीशन फॉर नो इमरजेंस। नो इमरजेंस का मतलब क्या है? हाँ वो तो है, मतलब कि रिफ्लेक्शन हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा। इसका मतलब है कि पहली सरफेस पे तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, बट इस सरफेस पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन। इमर्जेंट नहीं, रे है ही नहीं। इमर्जेंट रे जब नहीं है, इसका मतलब यहां से रे बाहर नहीं जा रही है। तो दो केसेस करेंगे। एक केसेस करेंगे कि जो इमर्जेंट रे है वो गेजिंग एट द सरफेस है, इमर्जेंट रे है वो गेजिंग एट द सरफेस, तो मतलब इसी सरफेस में क्या करेगी? गेज करेगी। तो वहां पे टी आई आर क्या हो रहा होगा? टी आई आर वाली कंडीशन होगी, टी आई आर वाली कंडीशन होगी। और जब तो थीटा बराबर मतलब थीटा सी होगा, वहां पर क्या होगा? थीटा बराबर थीटा सी। और अगर थीटा इज ग्रेटर देन थीटा सी, इसका मतलब इस वाली सरफेस पे क्या हो रहा होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या हो रहा होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बात समझ में आ रही है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, तभी तो इमर्जेंट रे नहीं निकल रही है, वरना तो इमर्जेंट रे निकल जाती। तो पहले एक एक करके समझेंगे, अभी यही समझो। कंडीशन फॉर नो इमरजेंस, कंडीशन फॉर नो इमरजेंस में है कि इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट होके गई, फिर यहां से क्या हुई? यहां से यहां पर टी आई आर का फिनोमिना होगा। यहां पे क्या हो गया? टी आई आर हो गया। सेकेंड सरफेस पे हो गया टी आई आर। टी आई आर क्या हो गया? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर ये कंडीशन है, इसका मतलब जो R2 है, इसका मतलब क्या है? R2 इज ग्रेटर देन क्या? थीटा सी। यहां पर ये I1 है बच्चों, ये है I2। अरे ये I1, ये R1, और यहां पे जो इंसिडेंट एंगल होता है उसको R2 बोलता हूं ना, उसके बाद रिफ्लेक्ट होके जाता है तो उसको क्या बोलता हूं? I2। तो इंसिडेंट एंगल क्या है? R2। और इंसिडेंट एंगल शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो मैं कह सकता हूं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। ठीक है। और थीटा सी बराबर क्या होता है? थीटा सी बराबर साइन इनवर्स 1/म्यू। याद है? भूल गए? साइन थीटा बराबर, थीटा सी बराबर क्या? साइन इनवर्स 1/म्यू। तो R2 शुड बी ग्रेटर देन साइन इनवर्स 1/म्यू। और एक चीज हमको पता है कि ये अगर हमारा A है, ये A है, तो A बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा? R2 बराबर हो जाएगा A माइनस R1। क्या हो जाएगा? A माइनस R1। यही तो होगा, A माइनस R1। अब देखो, अगर हमारा R1 इज मिनिमम, अगर R1 मिनिमम होगा तो R2 हमारा मैक्सिमम होगा। R1 अगर मिनिमम होगा तो R2 क्या होगा? मैक्सिमम होगा, क्योंकि R1 प्लस R2 क्या है? कांस्टेंट है। R1 प्लस R2 क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां से निकालो। R2 बराबर है A माइनस R1। A माइनस R1, यहां पे लिखो A माइनस R1 इज ग्रेटर देन R2 बराबर आपको दिया है, R2 इज ग्रेटर देन क्या है? साइन इनवर्स 1/म्यू। और R2 की वैल्यू क्या निकाली आपने? A माइनस R1 इज ग्रेटर देन क्या? साइन इनवर्स 1/म्यू। यही तो निकाला, यही निकाला ना। अब हमें अगर R1 की वैल्यू कुछ कहीं से पता चल जाए तो हम निकाल लें, कहानी आगे बढ़े हमारी ना। R1 की वैल्यू, अच्छा R1 की वैल्यू निकालने के लिए स्नेल्स लॉ, कौन सा लॉ? स्नेल्स लॉ लगाओ। स्नेल्स लॉ,
म्यू म्यू 1 साइन थीटा 1 बराबर म्यू 2 साइन थीटा 2। तो बोलो ये किसके बराबर 1 और साइन थीटा 1 बराबर साइन I1 बराबर क्या म्यू और साइन थीटा 2 कितना म्यू साइन R1 म्यू साइन R1 यही तो है। अरे बोलो भाई सही तो कर रहे हैं। हाँ सही है। रुको बच्चों बता रहे हैं समझा रहे हैं समझो। ये आपका मैं बोल रहा हूं समझो। R2 बराबर क्या A बराबर क्या है R1 प्लस R2 समझ लीजिए ढंग से। A बराबर क्या है R1 प्लस R2 तो R2 बराबर क्या A माइनस R1। यहां तक बात हो गई। और R2 आपका ग्रेटर देन होना चाहिए थीटा सी। R2 ग्रेटर देन थीटा सी तभी तो यहां पे TIR होगा यहां पर TIR होगा। तो यहां से हमने R2 इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू। तो यहां से हमने R2 निकाल लिया। अब ये क्या आ गया अच्छा ये अगर R1 R2 आपको मैक्सिमम चाहिए तो R1 आपको मिनिमम चाहिए R1 आपको मिनिमम चाहिए। और R1 मिनिमम कब आएगा R1 जो है वो मिनिमम कब आएगा R1 मिनिमम कब आएगा जब आपका I1 कैसा हो हाँ हाँ जब ये आपका इस तरीके से गेजिंग करता हुआ जाए I1 की वैल्यू क्या हो I1 की वैल्यू हो 90 डिग्री क्या हो 90 डिग्री। तो 1 इंटू साइन 90 बराबर क्या म्यू इंटू साइन R1। यहां से निकालेंगे साइन R1 बराबर क्या 1 अपॉन म्यू। तो R1 बराबर क्या साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू। और R1 की वैल्यू यहां पे रख लो A माइनस साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू। तो A इज ग्रेटर देन क्या साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू 2 टाइम्स। और ये क्या है साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू क्या है थीटा सी है। तो यानी कि जो आपका एंगल ऑफ द प्रिज्म है ये ग्रेटर देन होना चाहिए 2 थीटा सी के 2 थीटा सी के। तब हमारा क्या होगा तब हमारा होगा क्या नो इमरजेंस। कंडीशन क्या है ए इज ग्रेटर देन 2 टाइम ऑफ थीटा सी। अब बताओ समझ में क्या नहीं आया कुछ नहीं समझ में आया सब ऊपर से निकल रहा है। चलो अभी समझाते हैं नोट कर लो दोबारा समझाते हैं। नोट करिए ऊपर से नहीं निकलने देंगे पकड़ के लाएंगे हम लोग टेंशन मत लीजिए। देखें कुछ और तरीके समझाएं।
देखो मेन तो इसका ये है, मैं आपको बताऊं, कंडीशन फॉर नो इमरजेंस, सवाल यही है, कंडीशन फॉर नो इमरजेंस। कंडीशन फॉर नो इमरजेंस में क्या आया आपका, ए शुड बी ग्रेटर देन 2 थीटा सी, जो एंगल ऑफ द प्रिज्म है ये ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल का दुगना होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो आपकी क्या है, तब आपका इमरजेंस नहीं होगा, तब आपका इमरजेंस नहीं होगा। ठीक है, और इसमें बस एक चीज है, समझाऊं, दोबारा समझाऊं, कोशिश करें, चलो एक बार और कोशिश करके देखते हैं। देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, बात समझिए, ये क्या है, कंडीशन फॉर नो इमरजेंस, कौन सी है, कंडीशन फॉर नो इमरजेंस। इसका जो एंड रिजल्ट है वो इंपॉर्टेंट है, बस एंड रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ए शुड बी ग्रेटर देन 2 थीटा सी, थीटा सी बराबर साइन इनवर्स 1/म्यू। आपके काम का इतना ही है, फिर भी समझ लीजिए। आपका यहां पे मान लो ये कोई रे आ रही है, रे रिफ्लेक्ट होके जा रही है, फिर क्या हो रहा है, इस वाले एंड पे क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर इस सरफेस पे टीआईआर का फिनोमिना नहीं होगा तब तो रे बाहर निकल जाएगी, तब तो रे क्या होगी, बाहर निकल जाए। तो यहां पे टीआईआर का फॉर्मूला फिनोमिना होना जरूरी है, और टीआईआर का फिनोमिना ये कहता है कि जो इंसिडेंट एंगल है, पढ़ाया था ना, याद है ना, ये टीआईआर था, यहां पर डालते थे तो ये कुछ नॉर्मल और ये रे आती थी, फिर ऐसे करते थे, फिर ये रे ऐसे आती थी, तो ये क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंट था ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा, थीटा सी पर ये ग्रेज करती है, थीटा सी पर क्या करती है, ग्रेज, उससे ज्यादा करूं तो ये रिफ्लेक्ट, तो थीटा इज ग्रेटर देन थीटा सी। अगर ये हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, टीआईआर हो रहा है, यही तो। अब यहां पे इंसिडेंट एंगल कौन सा होता है, R2 होता है, कौन सा होता है, R2। भाई इधर का एंगल क्यों, R2 ही तो बोलते हैं, इस एंगल को क्या बोलते हैं, इस वाले एंगल को क्या बोलते हैं, R2। ठीक है, तो R2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी, R2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी। तो यहां से R2 थीटा सी की वैल्यू साइन इनवर्स 1/म्यू, खत्म हुई बात। अब यहां देखो a बराबर R1 प्लस R2, तो हम चाहते हैं कि R2 हमेशा क्या हो, ज्यादा हो, R2 क्या हो, ज्यादा। तो R2 अच्छा R1 प्लस R2 का सम क्या होता है, कांस्टेंट। R1 R2 का सम क्या होता है, कांस्टेंट। अगर R2 ज्यादा तो R1 कम। अगर हम दे रहे हैं R2 मैक्सिमम तो R1 क्या, मिनिमम। R2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, अगर हमको उसको निकालना तो R1 की मिनिमम वैल्यू रखना पड़ेगा, R1 की क्या रखना पड़ेगा, मिनिमम वैल्यू रखना पड़ेगा। ये कहानी है। उसके बाद हमने देखा कि इस वाले सरफेस पे अब कहीं से हमको R1 पता चल जाए भाई, तो R2 इज ग्रेटर देन ये, यहां पर हमने रख दिया a माइनस R1, a माइनस R1, ठीक है, और a माइनस R1 दिस ये रख दिया, तो कहीं से हमको R1 पता चल जाए तो सारी कहानी हो जाए। R1 की भी क्या चाहिए हमको, मिनिमम वैल्यू चाहिए, R1 की क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू, तभी तो R2 मैक्सिमम होगा, और R2 जब मैक्सिमम होगा तभी तो थीटा सी वो ग्रेटर देन थीटा सी होगा, तभी तो वो ग्रेटर देन थीटा सी होगा। यहां तक पहुंच गया। अब हमने देखा कि यहां पे हमने क्या लगाया, स्नेल्स लॉ, क्या लगाया, स्नेल्स लॉ। तो μ1 sin θ1 बराबर μ2 sin θ2, ठीक है। यहां पर हमने I1 की वैल्यू क्या रखी, 90 डिग्री, क्या रखी वैल्यू, 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो R1 क्या है आपका, मिनिमम है, R1 क्या है आपका, मिनिमम। तो 1 इंटू साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी, 1, तो 1 इंटू 1 बराबर म्यू साइन R1, साइन R1 बराबर क्या, 1/म्यू, तो R1 बराबर क्या, साइन इनवर्स 1/म्यू, ठीक है। तो इंसिडेंट एंगल आपका कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, इंसिडेंट एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री फ्रॉम द नॉर्मल। अगर हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये क्या हो रहा है, यहां पर नो इमरजेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, सरफेस पे नो इमरजेंट, कोई भी इमरजेंट रे नहीं निकलेगी, ठीक है। यहां से वैल्यू इसकी रखी a बराबर
ठीक है, ए बराबर दिस, और यही क्या है, साइन इनवर्स 1/μ, साइन इनवर्स 1/μ क्या है, थीटा सी। तो यही ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, थीटा सी। समझ में आई बात, अभी भी नहीं समझ में आई? ठीक है, एक ये वाला पेज थोड़ा सा फंस रहा है ना, हल्का सा लग रहा है, क्या होना चाहिए, सोचो सोचो, तुम लोग भी सोचो। नहीं जाएगा बेटा, गेजिंग हो जाएगा, ये क्या रहेगा, गेजिंग हो जाएगा। हाँ, थीटा सी की बात करी नहीं, यहाँ पे तो रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन। थीटा सी की बात तो यहाँ पर आई, थीटा सी की बात कहाँ पे आई, यहाँ पर आई। तो पहले तो रिफ्रैक्ट होके गई, उसके बाद क्या है, आई। तो रिफ्रैक्शन की वैल्यू तो डिपेंड कर रही है ना। अगर यहाँ पर मैं इसको 90 डिग्री भी रख रहा हूं तो R1 की वैल्यू आ रही है ना, R1 की वैल्यू आ रही है साइन इनवर्स 1/μ, तो R1 कुछ एंगल आ रहा है ना, और R1 एंगल क्या है, मिनिमम है, R1 एंगल क्या है, मिनिमम है, और R2 क्या है, मैक्सिमम है, बस रख लिया। ठीक है, इसको समझ लो कि I1 बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। I1 क्या होगा, 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री रखेंगे तो R1 क्या आएगा आपका, मिनिमम वैल्यू आएगी, क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, A इज ग्रेटर देन 2 थीटा सी। TIR कहां है, TIR सेकंड पे हो रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। लेकिन यहां पर भी जो रिफ्रैक्शन हो रहा है तो इंसिडेंट रे का एंगल कितना मानेंगे, 90 डिग्री मानेंगे। कितना मानेंगे, 90 डिग्री। तब हमारा क्या होगा, R2 क्या होगा, मिनिमम, R2 क्या होगा, मिनिमम। चलो एक और तरीके से देख लें बच्चों, साइन R1 बराबर म्यू साइन R1 बराबर साइन I1/μ। ठीक है, जरा I1 की वैल्यू रखो, ये म्यू को हटा दो, I1 बराबर रखो π/2 निकालो। तो साइन R1 बराबर क्या, साइन R1 बराबर साइन π/2, साइन π/2 की वैल्यू कितनी, साइन π/2 की वैल्यू 1। तो R1 कितना, R1 बराबर π/2, क्या होगा, π/2। उसके बाद निकालो, π/6 पे निकालो। अब उसके लिए बहुत अंदर जाना पड़ेगा पूरा ग्राफ बनाना पड़ेगा। इसको मान लो I1 बराबर 90 डिग्री है, तो I2 क्या है आपका, I1 क्या, R1 क्या है, R1 आपका मिनिमम है। ग्राफ प्लॉट करके कर सकते हो, इसकी वैल्यू निकालो, अलग अलग वैल्यू निकालो, उस पर देखो R1 क्या आ रहा है। ठीक है, ये कन्वेंशन है, इसको मान लो। I1 बराबर 90 डिग्री, तो R1 बराबर दिस। चलें आगे, चलें, चलो। अरे फंसा मत करो चीजों में, इतना इतना डिटेल में मत समझो कि हर चीज को एकदम वो करना। अभी पूरा फिर साइन का ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, समझाने को समझा देंगे, प्लॉट कर दें जैसा चाहो। हेलो, हेलो, आप लोग ऐसा चेहरा बना लेते हो, इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, कुछ चीजें समझा भी करिए। अगर ये किस पे आ रहा है, 90 डिग्री पे आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, समझ लो। ठीक है, नहीं तो आप इसका ग्राफ बनाओ, इसका वैल्यू, इसकी अलग अलग वैल्यू रखो, बात समझो। I1 की अलग अलग वैल्यू रखिए और I2 की अलग अलग वैल्यू निकालिए। जहां पे देखिएगा कि I1 मैक्सिमम होगा वहां पर R1 मिनिमम, जहां पर ये मिनिमम यहां पर वो मैक्सिमम, करके देख लीजिएगा। ठीक है, नीरज तुम चिंगम फेंकाओ बाहर, और बहुत खाना मत क्लास में आज के बाद। ठीक है बेटा, चीजें फिर वो होने लगता है, मतलब मैं पढ़ा रहा हूं और बार बार आप वो कर रहे हो। अब मैं नहीं बोलता हूं कोई चीज, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी करो। चिंगम विंगम बाहर खा लो, क्रिकेट का मैच थोड़ा चल रहा है कि आप सूर्य कुमार यादव की तरह चिंगम चबा रहे हो। इतना बोर हो रहे हो क्या, बार बार क्या है, चेहरा तुम पे ही जा रहा है।
ना, आंखें तुम पे ही जा रही हैं। ये हो गया, आगे चलें, चलो एक और करते हैं। अच्छा ये वाला पॉइंट मुझ पे छोड़ दो, मैं समझा दूंगा, बात हो गई। चलो इस पे स्टार मार्क कर दो, कह दो सर को समझाना है, समझाऊंगा। ठीक, आगे चलें। कंडीशन फॉर गेजिंग इमरजेंस, नेक्स्ट लिखिए, कंडीशन फॉर गेजिंग इमरजेंस। गेजिंग इमरजेंस, 2 घंटे के बाद तुम लोग के चेहरे बिगड़ने लगते हैं। पढ़ लो बच्चों, पढ़ लो, कुछ नहीं है। अच्छा गेजिंग में क्या होगा बताइए। अभी हमने TIR ले रहे थे, अब क्या ले रहे हैं, गेजिंग। गेजिंग का मतलब क्या है, कोई भी इमरजेंट रे है, समझिए, इमरजेंट रे है और ये यहां पर गया और ये क्या हो गया, ये इसी पे गेज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इसी पर गेज हो रहा है। तो कुछ एंगल है ना, ये I1 और ये R1, ठीक है ना, और ये आपका R2 और ये कितना I2, ये R2 और ये कितना I2। या ये नहीं होगा, ये वाला R2 होगा, ये वाला हो कितना होगा I2। ये वाली रे जितना नॉर्मल से बनाएगी उसको क्या बोलेंगे, I2, ठीक है। ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। और यहां पर जो एंगल ऑफ द प्रिज्म है वो क्या है, ए है। तो हमें ए बराबर क्या पता, ए बराबर R1 प्लस R2, ए बराबर क्या है R1 प्लस R2। चलो तो इसमें लिख लो 2-4 लाइन। देखो पहली वाली सरफेस पे स्नेल लॉ लगाते हैं, तो A साइन 1 साइन R 1 साइन I1 1 साइन I1 बराबर म्यू साइन R1। और तो साइन I1 बराबर म्यू साइन A माइनस R2, इसको बोलेंगे साइन I1 बराबर म्यू साइन A कॉस R2 माइनस कॉस A साइन R2। हाँ बताओ, हाँ हाँ, हाँ हाँ, बात समझ लीजिए, समझिए। ये क्या है, कंडीशन फॉर गेजिंग इमरजेंस, कंडीशन फॉर गेजिंग इमरजेंस। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो सेकंड वाली रे है वो यहां पर गई, रिफ्लेक्ट हुई, और ये जो है ये TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, गेज कर गई, क्या कर गई, गेज कर गई, ठीक है। तो A बराबर R1 प्लस R2 सबको पता है, पहले वाले पे लगाया तो 1 साइन I1 बराबर म्यू साइन R1, R1 की जगह रख लिया A माइनस R2, R1 की जगह क्या रख लिया A माइनस R2। अब ये साइन A माइनस B, साइन A माइनस B का फॉर्मूला साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B, याद है, ठीक है, साइन A कॉस B माइनस कॉस A
साइन बी, ये हमको पता चल गया यहां पर। अब इस वाले पे भी लगाओ जरा स्नेल्स लॉ, इस वाले सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, म्यू साइन R2 बराबर 1 साइन 90 डिग्री, कितना साइन 90 डिग्री, क्योंकि जो गेजिंग वाला होता है वहां पे बना नहीं उतना अच्छा, लेकिन समझिए जब ये एंगल यहां पर किसी भी एंगल पे आए तो नॉर्मल के क्या हो, परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल से कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री बनाता है ना, तो I2 कितना हो जाएगा, I2 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहां से साइन R2 बराबर क्या 1 अपॉन म्यू, क्या हो जाएगा साइन R2 बराबर 1 अपॉन म्यू। तो साइन R2 की आपको वैल्यू पता चल गई। अच्छा साइन, एक बात और, साइन R2 बराबर 1 अपॉन म्यू, तो साइन R2 की वैल्यू मुझे यहां पे रख देंगे 1 अपॉन म्यू। अब कॉस R2 कैसे निकालें, साइन थीटा पता तो कॉस थीटा कैसे निकालें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉस R2 पता है तो साइन R2 पता है तो कॉस R2 निकाल सकते हैं ना। वो तरीका भी, एक और तरीका जान लो, अगर साइन R2 ये एंगल R2 बराबर 1 अपॉन म्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो गया परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेन्यूज क्या म्यू, तो ये क्या हो गया म्यू स्क्वायर माइनस 1, नहीं समझ में आया, ये 1 ये म्यू, तो ये कितना म्यू स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। यहां से cos R2 डायरेक्ट निकाल दो, cos R2 कितना, cos R2 बराबर कितना म्यू स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट अपॉन म्यू। अगर आपके पास एक टेक्नोमेट्रिक फॉर्म में फॉर्मूला पता है तो क्या किसी में भी निकाल सकते हो, एक बार ये ट्रायंगल बन गया तो चाहे जो बनाओ, cos थीटा tan थीटा cosec थीटा sec थीटा कुछ भी आप निकाल सकते हो, तो ये मेथड ज्यादा इजी है। इसकी वैल्यू रख लीजिए, इसकी वैल्यू रख लेंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, पता चल जाएगा। देखो बच्चों अब आगे नहीं सॉल्व करा रहा हूं, ये आपने रखा साइन ए, साइन ए, साइन ए के फॉर्म में ही आएगा, इसकी वैल्यू रख लीजिए R2 की वैल्यू और cos R2 की वैल्यू, इसकी वैल्यू रख लेंगे तो साइन I1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा साइन I1, तो I1 बराबर साइन इनवर्स, I1 बराबर क्या साइन इनवर्स। यहाँ ये फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं, म्यू बोलेगा म्यू निकालिए, I1 बोलेगा I1 निकाल लीजिए, कुछ भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये I1 हमको चाहिए था, ये क्या था, कंडीशन फॉर गेजिंग इमरजेंस, क्या था कंडीशन फॉर गेजिंग इमरजेंस। तो कंडीशन फॉर गेजिंग इमरजेंस क्या है, टूट गई कुर्सी, बच गई, अच्छा बोतल गिर गई, चलो हमको लगता है कि अप्रैल आते आते कुर्सियां आधी हो जाएंगी हाँ, बच्चे भी आधे हो जाएंगे और कुर्सी भी आधी हो जाएगी, बच्चों की संख्या भी धीरे धीरे, हाँ हाँ अगली बार से सीट नंबर डाल दूंगा इसमें, रोल नंबर, और अलाउ कर देंगे उसी रोल नंबर पे बैठो, फिर वो टूटेगी तो उसका हर्जाना भी वही देगा, है नहीं वो परमानेंट मार्कर से बना देंगे, रोल नंबर बना देंगे, हैं कोई बात नहीं बच्चों, चलो आगे चलें। नहीं ये चेयर ही चेंज करा देंगे, चेयर अच्छी नहीं है, बेकार है, 1-2 घंटे तक तो ठीक है, लेकिन 2-3 घंटे के बाद जैसे ही आप पीछे मुड़े ऐसे ही ये गई, और 4-5-6 घंटे तुम लोग को बैठना पड़ता है, तो 5-6 घंटे के हिसाब से कंफर्टेबल नहीं है, 1-2 घंटा 3 घंटा हो तब तक तो चला हुआ हो जाएगा बच्चों। I1 की वैल्यू निकाल लोगे, I1 की वैल्यू निकल जाएगी भाई, कंडीशन फॉर नो इमरजेंस आ गई हमारी, कंडीशन फॉर नो इमरजेंस नहीं है, कंडीशन फॉर क्या है गेजिंग इमरजेंस है, क्या है ये गेजिंग, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन सवाल आ सकता है, कंडीशन फॉर नो इमरजेंस क्या था, A इज ग्रेटर देन 2 थीटा C, लेकिन यहां पर क्या एक्चुअल कंडीशन आ गई, किसकी गेजिंग की कंडीशन आ गई। चलो एक टॉपिक और है, पढ़ लेते हैं, पढ़ा दूं, बोलो नहीं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रिज्म से लाइट निकलती है ना,
पढ़ा दूं? चलो पढ़ा ही देते हैं, उसमें क्या है, चलो छोड़ देते हैं, रहने दो, परेशान मत हो। पढ़ लिया, समझ में आ गया? अब आप लोग का केवल ये बचा है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, 10 मिनट का टॉपिक है। उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कराएंगे। ह्यूमन आई में क्या पढ़ा आप लोगों ने? ऑप्टिक्स वाला भी पढ़ा दिया था क्या सर ने? तो स्ट्रक्चर और वो नहीं बताऊंगा मैं, वो तो आप लोग को पता ही है, ठीक है। फिजिक्स का जो इन्वॉल्व हो रहा है वो बता दूंगा। चलो ठीक है।